क्या करूं और क्या छोड़ूं, इतना बड़ा सिलेबस है। तो यार जितना मैं बता रही हूँ ना आज की वीडियो में बहुत कम है। हर चैप्टर में अगर 10 टॉपिक है तो उसमें से मैंने 2 से 3 टॉपिक ही सिर्फ हर चैप्टर के बताए हैं। एंड आई कैन गारंटी यू अगर उतना करके जा रहे हो तो पूरे पेपर में 80 में से एटलीस्ट 60+ मार्क्स आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में मैं अंशिता जिंदल आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के लिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या पक्का करना है और क्या आप छोड़ सकते हो जो पेपर में नहीं आता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम केस स्टडी नहीं हो रही है, या फिर मैम EBIT EPS एनालिसिस करना है कि नहीं, सेबी का टॉपिक है हमारे पास, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, या मार्केटिंग का इतना बड़ा चैप्टर है, क्या करूं और क्या छोड़ूं, इतना बड़ा सिलेबस है। तो यार जितना मैं बता रही हूँ ना आज की वीडियो में बहुत कम है। हर चैप्टर में अगर 10 टॉपिक है तो उसमें से मैंने 2 से 3 टॉपिक ही सिर्फ हर चैप्टर के बताए हैं। एंड आई कैन गारंटी यू अगर उतना करके जा रहे हो तो पूरे पेपर में 80 में से एटलीस्ट 60+ मार्क्स आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। करना क्या है इस वीडियो में, पूरी वीडियो को एंड तक सुनना, क्योंकि एंड में मैं वैसे भी एक प्रो टिप बताने वाली हूँ कि क्या जरूर करके जाना है। एंड उसके अलावा पूरी वीडियो का हर एक क्वेश्चन सुनो, हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करो, उसका आंसर ढूंढो, आंसर को अच्छे से डिटेल में लिखो और उसको याद करो। सिर्फ वीडियो को सुन के नहीं छोड़ना, आंसर लिखना है, आंसर याद करना है, तभी कुछ आपका बन पाएगा। ठीक है ना, तो ये कर लो, बहुत है बट अच्छे से कर लेना। इसके अलावा इससे पहले इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हमने दी है, आई बटन से डिस्क्रिप्शन से आप उसका लिंक देख सकते हो, और वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उनको भी पक्का मिस मत करना। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे वीडियो को मार्किंग स्कीम के साथ। आप एक बार मार्किंग स्कीम देख सकते हो, बाकी चैप्टर वाइज मैंने इसी अकॉर्डिंग आपको सारी चैप्टर्स की बताई है मार्किंग। ठीक है, तो टोटल की अगर मैं बात करूं 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें से 40 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे और 40 मार्क्स सीधा सीधा केस स्टडीज में से आने वाले हैं। तो केस स्टडीज आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर पोर्शन पेपर का कवर करेंगी। 20 आपके एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 10 आपको स्मॉल केस स्टडीज आएंगे। तो हाँ, एमसीक्यूज भी केस स्टडी में आएंगे बट बहुत बड़ी केस स्टडीज नहीं है, छोटी मोटी केस स्टडीज होंगी बट होंगे जरूर। ठीक है, अगली चीज मेरे पास आती है 4 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, 2 केस स्टडीज होंगी। 6 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, 3 केस स्टडीज होंगी 6 में से, और 4 क्वेश्चन आने वाले हैं 6 नंबर के, जिसमें से 2 केस स्टडीज होंगी। तो देखो आई थिंक ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इनको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक सिंगल ही टॉपिक के ऊपर 6 नंबर का क्वेश्चन और एक सिंगल ही टॉपिक के बहुत सारे पॉइंट्स बना के आपको लिखने हैं। तो लिखना तो BST में आना चाहिए भैया। ठीक है, कि बढ़ा के आप किसी भी चीज को कैसे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आपको हर चीज की इंट्रो देनी है, फिर उसके सारे पॉइंटर्स बना के, हेडिंग्स बना के लिखना है, नीचे उसकी कंक्लूजन लिखनी है, हर चीज आपको आनी चाहिए, डिटेल में पूरा आंसर लिखना है। अगर आंसर राइटिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगली वीडियो आंसर राइटिंग पे आ जाएगी कि इको के BST के कैसे डिटेल में लॉन्ग आंसर्स आपको लिखने चाहिए, बेस्ट फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो ये ओवरऑल पेपर का आपका फॉर्मेट रहता है, मोस्टली सिमिलर टू दिस ही आपका आएगा। आगे बात करते हैं चैप्टर 1 2 3 से हम शुरू करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या आने वाला है पहले 3 चैप्टर में। पहला है हमारा मैनेजमेंट का, दूसरा है प्रिंसिपल्स का, तीसरा है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का। ठीक है, टोटल 16 नंबर की वेटेज रखेगा, 3 MCQ, एक 3 नंबर, एक 4 नंबर, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। देखो पहले चैप्टर में से कोऑर्डिनेशन भैया लिख के ले लो, आता ही आता है। केस स्टडी आ जाती है, केस स्टडी में कुछ कुछ बोला होता है और बताया और पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पूछा है। कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन। सीधा भी आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, सब कुछ पूछा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। उसके अलावा चैप्टर 1 में से सिर्फ फीचर्स और नेचर ऑफ मैनेजमेंट कर लो, वो आपके लिए इनफ रहेगा। चैप्टर 2 में से हर कोई बोलता है कि मैम हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स तो करने पड़ेंगे। नहीं, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को करने से पहले FW टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स को जरूर करके जाओ, क्योंकि जितनी बार हेनरी फ्योल के नहीं आते उससे कई गुना ज्यादा बार आपके जो है FW टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की या तो टेक्निक्स पूछी जाती है या तो प्रिंसिपल पूछे जाते हैं। अब इसमें से देखो आपका सीधा सीधा एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको कोई ना कोई 3 टेक्निक्स दे दी जाएंगी, 2 नंबर की ईच होगी, तीनों को एक्सप्लेन करना होगा। या फिर नंबर 1 पे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है ही, दूसरे नंबर पे भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे नंबर पे भी इंपॉर्टेंट है आपकी नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये तो आता ही आता है, इसके और में कई बार आ जाता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में बात करो। ठीक है, तो नेचर के ऊपर क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ये करके जाना। बिजनेस एनवायरनमेंट में बात करें, इसकी डायमेंशंस के ऊपर MCQs आते हैं, केस स्टडी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी करके जाने हैं। ठीक है, 4 और 5 प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की बात करी, जब 14 मार्क्स के 2 चैप्टर है, यानी 7 मार्क्स 8 मार्क्स हर एक चैप्टर में से, दोनों में से पूछा जा रहा है।
प्लानिंग प्रोसेस, इसके बारे में मैं डिटेल में लास्ट में बात करूंगी, तो लास्ट तक वीडियो को सुन लेना। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग तो करके ही जानी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 99% क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो है टाइप्स ऑफ प्लान। इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब जो बहुत लंबा है इसमें से, और बच्चे पूछते हैं कि मैम याद नहीं हो रहे कैसे करें, तो आई थिंक कि टाइप्स ऑफ प्लान इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा बार टाइप्स ऑफ प्लान नहीं आता है। अगर आता है तो एक नंबर एमसीक्यू में आ जाता है या फिर लिमिटेशन के साथ और में आ जाता है। तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग पहले करो, अगर टाइम बचे तभी टाइप्स ऑफ प्लान करो, वरना आप स्किप कर सकते हो। फिर आती है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कर लो ऑर्गेनाइजिंग में से, और फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर कर लो ऑर्गेनाइजिंग में से। इसमें से डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेलीगेशन के ऊपर काफी बार अकेले के ऊपर एक केस स्टडी आ जाती है डेलीगेशन के बारे में, ठीक है, कि आपको बोला गया होता है कि एक पर्सन ने अपने अंदर एम्प्लॉय रख लिया अपने अंडर और उनको काम दे दिया, तो डेलीगेशन के बारे में केस स्टडी आ जाती है। तो डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अगली चीज आती है हमारे पास 6, 7 एंड 8, दैट इज स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 20 नंबर के 3 चैप्टर आने वाले, यानी कि अगेन 6 से 7 नंबर का हर चैप्टर में से आने वाला है। 2 एमसीक्यू, 2 3 नंबर और 3 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, काफी ज्यादा वेटेज 3 चैप्टर ये रख रहे हैं, ठीक है। पहली सबसे जरूरी चीज कंट्रोलिंग में अगर मैं बात करूं, कंट्रोलिंग के चैप्टर का ये सवाल है, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग 110%। मतलब जितने मैंने पेपर एनालाइज करे हैं ऑलमोस्ट हर पेपर में ये एक क्वेश्चन तो रेपिटेटिव है, आया ही हुआ है कंट्रोलिंग के चैप्टर में, तो इसको तो गलती से भी मत छोड़ के जाना। अकेला क्वेश्चन 4 नंबर की वेटेज रखता है, अकेला क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, ये तो आता है। इसके और में कई बार कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस आ जाती है, या फिर कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस 3 नंबर में या एमसीक्यू में भी आ जाती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, और उसके अलावा रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आता है। रिलेशन की जगह ये लिख दिया जाता है कि बताओ कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, ठीक है। तो इनके बारे में अगेन रिलेशन ही लिखना होता है, उसमें भी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का रिलेशन आना चाहिए। फिर मैं बात करूं आगे इंसेंटिव्स, कौन से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं एम्प्लॉइज को, जिसमें हमारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, उसके बारे में, और जो हमारी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है उसके बारे में सवाल आते हैं। तो मोटिवेशन और इंसेंटिव्स का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैरियर्स पे क्वेश्चन भर भर के आए हुए हैं, गलती से भी छोड़ के नहीं जाने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, अगेन प्रोसेस के ऊपर मैं फिर से लास्ट में बात करूंगी, एंड तक वेट कर लो थोड़ा सा। ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के मेथड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। पहली चीज इसमें ज्यादा जरूरी तो ट्रेनिंग के ऊपर बहुत बार सवाल आता है, ट्रेनिंग के ऊपर बहुत बार केस स्टडी आ जाती है कि एक एम्प्लॉय था, अब वो एम्प्लॉय इंप्रूव हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, तो ट्रेनिंग है उसका रीजन, तो ट्रेनिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ट्रेनिंग के मेथड्स के ऊपर जो है क्वेश्चन कई बार आ जाता है। लीडरशिप स्टाइल्स तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू से लेके लॉन्ग क्वेश्चन तक लीडरशिप स्टाइल्स पे क्वेश्चन आता है। अगले चलते हैं हमारे चैप्टर 9 और 10 पे, ठीक है। चैप्टर 9 और 10 दोनों ही चैप्टर्स बच्चों के लिए मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं। आप देखो 2 चैप्टर्स हैं और सिर्फ 2 चैप्टर्स 15 नंबर की वेटेज रखते हैं। तो अभी तक आपको समझ आई गया होगा कौन से 2 चैप्टर है हमारा, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। अब पहली चीज इसमें आते हैं ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस, न्यूमेरिकल है नहीं हो रहा, फिर सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये है वो है, इतना बड़ा चैप्टर है नहीं हो रहा, ट्रेडिंग प्रोसीजर है नहीं हो रहा। तो सिंपल चीज है, देखो इसमें से पहले अगर मैं बात करूं वेटेज की तो 15 नंबर की वेटेज है, 4 एमसीक्यू, 1 3 नंबर है और 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। अगर मैंने 15 पेपर एनालाइज करे हैं तो उसमें से 12 से 13 पेपर्स में ईबीआईटी एनालिसिस नहीं पूछा गया है, उसमें पूछा गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइप्स ऑफ डिसीजन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग या फिर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो इसमें करना क्या है, मैंने आपको ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस जो है स्किप करवाया है। अकॉर्डिंग टू मी आप इतना कर लोगे तो आपका ये चैप्टर जो है मेजरली हो जाएगा। करना कैसे, आपको 3 टाइप ऑफ डिसीजन के नाम और मतलब पता होने चाहिए, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजन, मतलब और नाम पता होने चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, नाम और मतलब पता होना चाहिए। फैक्टर्स जो हैं 5 से 6 फैक्टर्स को कॉमन वाले निकालो और उनको याद कर लो, जैसे कि रिस्क है, रिटर्न है, टाइम है, कैश फ्लो है, टैक्सेस हैं, कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो कॉमन होंगी सब में और जो कि आप इजीली याद कर सकते हो। तो ये चैप्टर बहुत 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 ज्यादा शॉर्टन हो जाता है वहां पे, क्योंकि कॉमन फैक्टर है, 6 से 7 पॉइंट है। चीज एक सोच के देखो, 4-5 चीजों की डेफिनेशन मतलब याद करना है और 6 से 7 पॉइंट याद करने, दैट्स इट। और वो कैसे उसको अफेक्ट कर रहा है वो एक बार बुक में से पढ़ लेना, वो चीज आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कई बार इसके साथ और में या फिर एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग।
इसको भी आप एक बार देख सकते हो, पर ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के इसी पे आए हुए हैं कि हाउ कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, इसके ऊपर केस स्टडी आई हुई है कि 2 से 3 फैक्टर केस स्टडी में बताए हुए हैं और बोला गया है कि कौन से फैक्टर हैं जो इस डिसीजन को अफेक्ट कर रहे हैं, ऊपर केस स्टडी में से बताओ। तो ये 110% इंपॉर्टेंट है, करके जाना है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में से, तो 2 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है फंक्शंस ऑफ सेबी। फंक्शंस तो 90% ऑफ टाइम आया हुआ है, 5-10% ऑब्जेक्टिव्स के आने के भी चांस है, पर फंक्शंस तो आते ही आते हैं, ठीक है। सेबी के जरूर याद करने हैं, सेबी के बोल रही हूं मैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। और 2 डिफरेंसेस मैंने आपको दिए हैं, पहला है मनी और कैपिटल मार्केट का, और दूसरा है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का थोड़ा सा कम आता है, पर ये तो भैया जी बहुत 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 ज्यादा बार आता है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस या तो सीधा बोल देंगे कि डिफरेंस बताओ, या केस स्टडी में दे देंगे कि क्या डिफरेंस बताए हुए हैं, या कोई 2 पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस करो ऑन बेसिस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। तो भैया बहुत ज्यादा डिटेल में अच्छे से रट्टा मार के याद करके ईच एंड एवरी पॉइंट को जाना है इसके बारे में, मनी एंड कैपिटल मार्केट के बारे में। सिमिलरली प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है तो इसको भी यार पढ़ के जाना है, ठीक है जी। फिर आते हैं मेरे लास्ट 2 चैप्टर, मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इन 2 चैप्टर्स में ना यार मुझे पर्सनली बहुत दिक्कत हुई इनके आंसर क्वेश्चंस निकालने में, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक ऐसा चैप्टर था जिसमें से ना रेपिटेटिव क्वेश्चंस कम थे, ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज हो रहे थे, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से तो ना मैं तुम लोग को बोलूंगी कि अगर हो सके, अगर टाइम है तो पूरे का पूरा चैप्टर ही करके जाओ, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में रेपिटेटिव कम है। कभी ग्रीवेंस रिड्रेसल पूछ लिया, कभी कुछ पूछ लिया। मैंने अपनी तरफ से 2 चीजें निकाली हैं इंपॉर्टेंट, एक तो कंज्यूमर के राइट्स और एक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाई चांसेस है कि ये आ जाए, बट अगेन एक बार पूरे का पूरे चैप्टर को नजर मार के जाना। दूसरी चीज है रिलीफ्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। ये 2 चीजें मैंने अपनी तरफ से निकाली हैं जो इंपॉर्टेंट है अगेन, लेकिन पूरे चैप्टर पे एक बार नजर जरूर मार के जाना, वो पूरे चैप्टर में से कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो इस यूनिट में ना एक बड़ी दिक्कत ये है कि इन दोनों चैप्टर्स में से ना 5 तो एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं। मतलब देखो आप टोटल बुक में से 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 एमसीक्यू तो इन्हीं 2 चैप्टर्स के हैं, और एमसीक्यूज बहुत बार ना रिपीट नहीं होते, चेंज होते रहते हैं, विच इज वाई इन दोनों चैप्टर्स में से ना थोड़ा सा हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि 5 एमसीक्यू हैं और 5 एमसीक्यू कम नहीं होते, ठीक है ना। 5 एमसीक्यूज 5 नंबर बहुत बड़ी एक नंबर होता है, तो आपको इसलिए ये थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूंगी कि पढ़ के जाना। अगर मार्केटिंग की बात करी जाए, बहुत बड़ा चैप्टर है, बट मैंने स्टिल ट्राई किया है कि मैं उसको स्किम डाउन कर दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, जिसमें से पहला तो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। 110% आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 बार रिपीट हुआ है। फिर है प्रमोशन मिक्स, जो लास्ट है चैप्टर का। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग चैप्टर की स्टार्टिंग में और प्रमोशन मिक्स लास्ट में, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, वो वाली, ठीक है। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 क्वेश्चन इस टॉपिक पे आए हुए हैं। एक एमसीक्यू आ गया, एक केस स्टडी आ गई, इस तरीके से आए हुए हैं, ठीक है। एमसीक्यू में एक फोटो दे दी और बोला ये प्रमोशन है या फिर एडवर्टाइजमेंट है या फिर पर्सनल सेलिंग है, क्या है बताओ, केस स्टडी में बताओ क्या है, ठीक है। तो इसके तो सारी चीजों को, पर्सनल सेलिंग से लेके हर चीज डिटेल में बहुत अच्छे से याद करके जानी है। दूसरी है फिलोसफीज के ऊपर डिफरेंस आया है बहुत बार, तो फिलोसफीज करके जानी है, ठीक है। फिलोसफीज जो है अगेन तुम्हें चैप्टर की स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बाद दूसरा टॉपिक होता है फिलोसफीज का। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस कई बार देखने को हमें मिला है, तो ये भी करके जाना है। फिर आता है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। देखो आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स में बेसिकली केस स्टडी में आता है ऐसा सवाल कि जो 4 एलिमेंट्स है, 4 पीज है, ठीक है, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, इन चारों को या तो केस स्टडी में से आइडेंटिफाई कर दो, या सीधा क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द 4 एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। तो उसमें तुम्हें ये नहीं करना कि प्रमोशन का भी सब लिखना है, प्रोडक्ट का भी सब लिखना है, प्लेस का भी सब लिखना है, नहीं, बस उन चारों की डेफिनेशन, उन चारों का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन में लिख कर आना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो 4 पीज हैं, 4 पीज का मतलब, उनकी डेफिनेशन, उनका मीनिंग पढ़ के चले जाना। एंड लास्टली आइडेंटिफाई द मार्क, ये आता है आपके 1 नंबर के एमसीक्यू में, बस एक बार पढ़ के चले जाना। प्रोडक्ट के अंदर, ब्रांडिंग के अंदर ब्रांड मार्क, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, लोगो, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन आता है कि आपको एक फोटो दे दी जाएगी और बोला जाएगा उस फोटो में लोगो है, ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम है, ब्रांड मार्क है, क्या है। तो रट्टा कुछ नहीं मारना, याद नहीं करना, बस एक बार पढ़ के चले जाना कि ब्रांड मार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, बस उतना पढ़ के चले जाना, काम अपना चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए अपने 11th और 12th चैप्टर। तो यहाँ तक अपने 12 के 12 चैप्टर हो गए जी खत्म। इन 12 चैप्टर्स के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा 1-2 चीजें मैं और बताती हूँ जो मैंने बोला था मैं लास्ट में बताऊंगी। पहली चीज तो आती है आपके प्रोसेस।
पहले चीज आती है अपनी प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब प्लानिंग का प्रोसेस, जो मैंने बोला था मैं बाद में बताऊंगी, स्टाफिंग का प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, कंट्रोलिंग का प्रोसेस। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, जिसमें भी आपको प्रोसेस मिल रहा है, उन सबको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अगर 4-5 चैप्टर्स हैं जिनमें प्रोसेस है, 1 से 2 तो पूछे ही जाते हैं। या तो सीधा बोल दिया जाएगा कि इसका प्रोसेस बताओ, या फिर केस स्टडी दी जाएगी और केस स्टडी में प्रोसेस के 2 स्टेप बता दिए जाएंगे और बोला जाएगा उन 2 स्टेप्स को आइडेंटिफाई करो और बाकी के भी सारे स्टेप्स बताओ। तो इसके ऊपर बहुत बार केस स्टडी बनती है, तो इनको लाइन वाइज एज इट इज हर चैप्टर के जिस भी चैप्टर में प्रोसेस है उनको याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास आती है एक कॉमन केस स्टडी जो मुझे काफी ज्यादा बार देखने को मिली है, वो है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन द केस स्टडी। आइडेंटिफाई द फंक्शन मतलब कौन से फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इनमें से कोई एक फंक्शन आपकी केस स्टडी में छुपा हुआ होगा। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि एक बिजनेस है, उसमें कुछ गड़बड़ी चल रही है, अब किसी ने, बंदे ने, मैनेजर ने उस गड़बड़ी को ढूंढा, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया, तो ये क्या है? उसने प्रॉब्लम को कंट्रोल किया, कंट्रोलिंग करी। सिमिलरली किसी ने गोल सेट किया, कुछ उसके ऊपर प्लानिंग वगैरह करी, तो वो प्लानिंग है। एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया तो स्टाफिंग है। हर चीज को अपनी जगह पे रखा, डिपार्टमेंट्स बनाए, तो वो ऑर्गेनाइजिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से एक केस स्टडी आएगी जिसमें कोई एक फंक्शन छुपा हुआ होगा और उस फंक्शन को बताना है ढूंढ के, और उसके या तो फीचर्स या तो इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी, कोई भी 2 से 3 या 5, ठीक है, जितनी भी पूछी जाएगी। तो 1 या 2 ऐसी केस स्टडी आती है। इसके अलावा केस स्टडी बन जाती है डेलीगेशन पे, कोऑर्डिनेशन पे, कई बार प्रिंसिपल्स पे केस स्टडी बन जाती है। बट ये एक केस स्टडी है जो मैंने काफी बार देखी है कि एटलीस्ट एक तो ऐसी केस स्टडी हर एक क्वेश्चन पेपर में आ रही है, जिसमें 5 में से कोई ना कोई एक फंक्शन छुपा हुआ होगा जो आपको बताना होगा। ठीक है, तो केस स्टडी कोई ये कैसी आएगी? तो ये फंक्शंस के बारे में पढ़ के ही जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। और दूसरी चीज है सारे प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जिसका भी कोई भी प्रोसेस मिलता है उसको लाइन वाइज एज इट इज याद कर लेना। आई कैन गारंटी एटलीस्ट एक तो प्रोसेस आता ही है, 2 भी प्रोसेसेस कई बार पूछ लिए जाते हैं और ये सीधा केस स्टडी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की भी आप देख सकते हो। आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हर जगह मिल जाएगा। ये पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर कुछ भी डाउट्स हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, केस स्टडी कैसे सॉल्व करें, या कोई भी चीज आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो में बताऊं, तो मुझे बताओ, मैं उस चीज पे अगली वीडियो लेकर के आऊंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, थैंक यू।